फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एडोबिला पॉइंट के हिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने पीछे के क्लास में देखा है कि यूरोपीय कंपनियां किस तरह एक एक कर भारत आती हैं, उनका क्रम भी हमने जान लिया है। इस क्रम में हमने सबसे पहले पुर्तगाल के विषय में जाना, पुर्तगाली कंपनी भारत आई, उसके बाद डच आए, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया है। और अब अंग्रेज आते हैं। हम देखते हैं कि अंग्रेजों के आने की पृष्ठभूमि क्या थी और भारत में वो किस तरह आकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अपना पांव पसारती है, अपना व्यापार पसारती है, और उससे इस क्लास में हमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव मिलते हैं जो परीक्षा में हमारे लिए सहायक होंगे। सबसे पहली बात यह है कि जब यूरोप की अन्य दूसरी कंपनियां या यूरोप के दूसरे देश जब भारत से व्यापार कर रहे थे तो ब्रिटेन वासियों को भी लगा, ब्रिटेन के व्यापारियों को भी लगता है कि मैं भारत जाऊं और भारत जाकर व्यापार करूं। और इस लालसा में ब्रिटेन के व्यापारी सितंबर 1599 ईस्वी में एक कंपनी का गठन करते हैं और उस कंपनी का नाम होता है गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग्स इनटू द ईस्ट इंडीज। इस कंपनी का गठन सितंबर 1599 में करते हैं। कंपनी का नाम है गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग into the ईस्ट इंडीज। इस कंपनी का गठन सितंबर 1599 में लंदन में हुआ। ये कंपनी आगे चल के हम लोग जानेंगे, क्योंकि हम लोगों ने कभी इस नाम को नहीं पढ़ा है। इस कंपनी का निर्माण होता है 15 सितंबर 1599 ईस्वी में, और इस कंपनी के ही डायरेक्टर्स मिलकर वहाँ की जो रानी हैं एलिजाबेथ प्रथम के पास जाते हैं और उनके द्वारा 31 दिसंबर 1600 को एक आज्ञा पत्र प्राप्त करते हैं। इस डेट को याद रखना है और इस डेट को भी याद रखना है। 31 दिसंबर 1600 को पूर्वी जगत में, पूर्वी जगत मतलब भारत, इंडोनेशिया, सुमात्रा, इन सभी देशों से मसाले के व्यापार के लिए ये कंपनी 15 वर्षों के लिए एक आज्ञा पत्र प्राप्त करती है। 15 वर्षों के लिए एक आज्ञा पत्र प्राप्त करती है कि ये कंपनी आगे के 15 वर्षों तक जाकर भारत से, इंडोनेशिया से और पूर्वी जगत से मसालों का व्यापार करेगी, या जो भी व्यापार करेगी, कपड़े का भी व्यापार आगे चल के ये कंपनी करती है। तो इस तरह से हमने देखा कि वहां एक कंपनी का गठन हुआ, और कंपनी का गठन सितंबर 1599 ईस्वी में हुआ। उसे 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को आज्ञा पत्र मिलता है। 1601 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनी इंडोनेशिया आती है व्यापार करने के लिए। 1601 ईस्वी में 1601 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनी इंडोनेशिया में आके व्यापार करती है, और भारत पहुंचने में इस कंपनी के दूत को कुछ और साल लगते हैं। और भारत के पश्चिमी तट पर, जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारत के पश्चिमी तट पर सूरत में 1608 ईस्वी में पानी के रास्ते से, इस जल के रास्ते से पहली बार एक व्यक्ति पहुंचता है। उसका नाम है कैप्टन हॉकिंस। यह पहुंचते हैं सूरत के तट पर, सूरत के बंदरगाह पर कैप्टन हॉकिंस पहुंचते हैं। और ये वहां के जो राजा थे, क्योंकि 1603 ईस्वी में वहां की रानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है। 1603 में एलिजाबेथ
की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद इंग्लैंड के राजा बनते हैं जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम ने अपना दूत बनाकर कैप्टन हॉकिंस को भारत भेजा, और भारत जब इनको भेजा था तो उन्होंने एक चिट्ठी दी थी, और वो चिट्ठी चूंकि भारत में उस समय मुगल काल चल रहा था, समय भी 1608 से पहले का था, 1608 में ये पहुंचे थे, लेकिन जब ये वहां से चले थे तो जेम्स प्रथम ऐसा समझते थे कि भारत के राजा उस समय अकबर है। तो जेम्स प्रथम ने कैप्टन हॉकिंस को अकबर के नाम से एक चिट्ठी दी थी, लेकिन जब हॉकिंस भारत पहुंचते हैं तो इनको भारत आते आते यहाँ का राज बदल चुका था, क्योंकि 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई थी। अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हो गई थी, और भारत के राजा बने थे तब से जहांगीर। भारत के राजा जहांगीर थे। तो ये जेम्स प्रथम का लेटर लेकर सूरत के बंदरगाह पर आते हैं, और सूरत के बंदरगाह पर ये जिस जहाज से आते हैं उस जहाज का नाम था हेक्टर। हेक्टर नामक जहाज से कैप्टन हॉकिंस आते हैं, और ये फिर जाते हैं जहांगीर के दरबार में। और उस समय जहांगीर का दरबार कहाँ लगता था? तो ये लगता था आगरा में। जहांगीर का दरबार लगता था आगरा में। आगरा में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर से जाकर बात करते हैं, और कैप्टन हॉकिंस में एक खासियत थी कि ये तुर्की भाषा बहुत अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए ये जहांगीर से जाकर तुर्की में बात किए, और जहांगीर इनकी बात करने के तरीका से प्रभावित हुआ, क्योंकि उसने देखा कि एक अंग्रेज तुर्की भाषा बोल रहा है। इससे प्रभावित होकर कैप्टन हॉकिंस को सूरत में एक कोठी, एक फैक्ट्री, व्यापारिक फैक्ट्री बनाने की अनुमति जहांगीर से मिल गई 1608 में। तो 1608 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री बननी शुरू होती है, लेकिन इससे पहले जो यहाँ पर पुर्तगाली व्यवसायी थे, व्यापारी थे, उनका भी दबदबा ज्यादा था, और गुजरात के भी कुछ व्यापारी थे, उनका भी दबदबा था, और उन लोगों ने इसका विरोध किया। आगे चल के यह आदेश रोक दिया गया, और इनकी फैक्ट्री 1608 में यहाँ शुरू हुई, लेकिन बन नहीं पाई। इसलिए अंग्रेजों ने यहाँ मुसलीपट्टनम, मछलीपट्टनम भी इसको कहते हैं, मुसलीपट्टनम या मछलीपट्टनम, गोलकुंडा राज्य का एक जगह था, एक बंदरगाह था। यहाँ पर 1611 ईस्वी में अपनी अस्थायी व्यापारिक कोठी बनाते हैं। प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं कि अंग्रेजों की पहली कोठी कहाँ बनी थी? तो बननी शुरू हुई थी सूरत में, और अस्थायी फैक्ट्री बनी थी मछलीपट्टनम में। लेकिन पुनः एक घटना घटती है, और उस घटना के परिणाम स्वरूप ये एक कैप्टन थे, कैप्टन मिडल्टन। कैप्टन मिडल्टन को एक जहाज मिला था, नौसैनिक जहाज था, जो कि यहाँ के राजा इंग्लैंड के राजा से मिला था इनको व्यापार करने के लिए। वो नौसैनिक जहाज थे, उसमें सैनिक भी रहते थे, वो काफी उन्नत जहाज था, और उस जहाज का नाम था रेड ड्रैगन। ड्रैगन जानते हैं आप लोग? ड्रैगन समझ के ये मत समझिए कि चीन वाला, क्योंकि ड्रैगन जो चिन्ह होता है वो चीन का होता है, इसलिए नाम रेड ड्रैगन था, लेकिन ये जहाज ब्रिटेन का था। तो कैप्टन मिडल्टन ने रेड ड्रैगन जहाज से, यहाँ पर एक छोटा सा जगह है स्वाली, गुजरात में एक छोटा सा गांव है स्वाली। इस गांव में इनकी भिड़ंत पुर्तगालियों से होती है, कैप्टन मिडल्टन की। और उस समय पुर्तगाली भी नौसैनिक रूप से काफी शक्तिशाली थे, और समुद्र में उनको ज्यादा शक्तिशाली माना जाता था, लेकिन अंग्रेज उससे भी ज्यादा शक्तिशाली सिद्ध हुए, और इन लोगों ने पुर्तगाल वासियों को हरा दिया। पुर्तगालियों को हरा दिया, और यहाँ पर इनका प्रभाव खत्म कर दिया। इससे खुश होकर के जहांगीर ने इन्हें पुनः सूरत में फैक्ट्री बनाने का आदेश दिया, और 1613 में इनकी
व्यापारिक फैक्ट्री जो है सूरत में यह अस्थायी रूप से बन के तैयार होगी। इस चीज को याद रखना है। आगे चलते हैं अब हम लोग दक्षिण की ओर। दक्षिण की ओर जब यहाँ पर इनकी व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित होगी तो एक और फैक्ट्री पुदुचेरी के, जिसको पांडिचेरी हम लोग बोलते हैं, पांडिचेरी के उत्तर में एक जगह है अमरा गांव। अमरा गांव में 1629 ईस्वी में इन्होंने दूसरी फैक्ट्री बनाई थी। दूसरी फैक्ट्री, ये फैक्ट हम लोग याद रखेंगे क्योंकि पूछता है दूसरी फैक्ट्री कहाँ बनी, पहली फैक्ट्री कब बनी, कैप्टन स्वाली की लड़ाई कब हुई, कैसे हुई, किसके साथ हुई, ये सारे चीज पूछते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि भारत में अंग्रेजों की फैक्ट्री दक्षिण में कैसे स्थापित होती है। इसका हम लोग हेडिंग देंगे अंग्रेजों की फैक्ट्री या अंग्रेजी फैक्ट्री। हम लोगों ने देखा था कि 1611 में मछलीपट्टनम में अंग्रेजों की अस्थायी फैक्ट्री बनी थी और ये मछलीपट्टनम गोलकुंडा राज्य में पड़ता था। ये पड़ता था गोलकुंडा में। गोलकुंडा के एक राजा थे और उन्होंने यहाँ एक सुनहरा फरमान दिया। वो फरमान ये था कि मात्र 500 पैगोडा पर, 500 पैगोडा, पैगोडा आपने पढ़ा है पीछे क्लास में, सोना का सिक्का होता था। तो इस 500 पैगोडा पर इस क्षेत्र में इसको व्यापार करने की अनुमति मिल गई। तो यहाँ इसका व्यापार अस्थायी हो गया। आगे चलते हैं, यहाँ एक जगह था पांडिचेरी। पांडिचेरी में 1610 में हमने पढ़ा था कि डचों ने अपनी फैक्ट्री बनाई थी। पांडिचेरी के उत्तर में एक जगह था, छोटा सा गांव था अमरा गांव। 1629 में अमरा गांव में अंग्रेजों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। अब चूंकि यहाँ पर डच थे और यहाँ पे अंग्रेज थे तो दोनों के बीच संघर्ष होना लाजमी था और ये संघर्ष उनके बीच हुआ भी। लेकिन इस संघर्ष में डचों की पराजय होती है और इस क्षेत्र पर भी अंग्रेजों का वर्चस्व कैसे कायम होता है। तो यहाँ एक जगह और है मद्रास। यहाँ एक जगह है मद्रास और यह मद्रास 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के राजा थे। एक यहाँ पे चंद्रगिरी के राजा थे और उस राजा से इन लोगों ने पट्टे पर लिया मद्रास को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने या अंग्रेजों की कंपनी ने पट्टे पर लिया और इस जगह पर अपना किलाबंदी की, अपना किला बनाया और इस किले का नाम रखा फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये 1639 ईस्वी में। इस चीज को हम लोग याद रखेंगे कि मद्रास पर उनका किला बनता है। पहली किलेबंदी होती है मद्रास पर फोर्ट सेंट जॉर्ज के रूप में और ये 1639 ईस्वी में वहां के राजा चंद्रगिरी से इन लोगों ने लीज पर लिया था और वहां अपने किले का निर्माण करके यहाँ अपना कारखाना स्थापित किया और इस क्षेत्र में अपना व्यापार शुरू किया। ये दक्षिण भारत। अब आते हैं यहाँ पे, यहाँ पर इनके किले का निर्माण कैसे होता है। हमने देखा कि 1613 में स्वाली के युद्ध के पश्चात सूरत में इनकी अस्थायी फैक्ट्री का निर्माण होता है। यहाँ जब ये आ गए तो एक और घटना घटती है यूरोप में। वो घटना थी 1661 ईस्वी। 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के राजकुमार थे चार्ल्स द्वितीय। चार्ल्स द्वितीय ब्रिटेन और पुर्तगाल की राजकुमारी थी कैथरीन। पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन, इन दोनों का विवाह होता है और 1661 में ये बंबई का क्षेत्र
इनको दहेज में मिलता है। पुर्तगालियों ने बंबई का क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, यहाँ के राजा चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दिया। लेकिन ये वहां से यहाँ आकर करते क्या, तो इन्होंने 1668 ईस्वी में इस बंबई द्वीप को 10 पाउंड वार्षिक किराया पर ब्रिटिश कंपनी को दे दिया और यहाँ भी ब्रिटिश कंपनी का अधिकार हो गया। 1668 में यहाँ अधिकार हो गया। और 1687 में एक और घटना घटती है, महत्वपूर्ण घटना। 1687 ईस्वी में जो इनका मुख्यालय यहाँ सूरत में था, उस मुख्यालय को ये बंबई में लाते हैं। बंबई मुख्यालय बना। इस तरह यहाँ पर इनके 2 जगह किले बनते हैं। एक मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज बनता है और बंबई की भी इन्होंने किलेबंदी की और यहाँ भी 1687 में इनका मुख्यालय बना। अब आगे हम लोग देखते हैं कि किस तरह इस क्षेत्र में बंगाल पर इनका अधिकार होता है। इसके लिए हम लोग थोड़ा सा और मैप बनाकर फ्रेश देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह पूर्वी भारत में कंपनी का प्रसार होता है। पूर्वी भारत में सबसे पहले हम लोग बंगाल की उस समय की स्थिति को देखते हैं। उस समय का जो बंगाल था उसकी स्थिति क्या थी, वो बहुत बड़ा राज्य था। उस समय बहुत बड़ा एक सूबा था और उस समय के बंगाल में आज का पूरा बांग्लादेश, आज का संपूर्ण पश्चिम बंगाल और आज का संपूर्ण बिहार, आज का पूरा झारखंड और आज का वर्तमान उड़ीसा, इतने राज्यों को शामिल करके, जो वर्तमान में इतने राज्य हैं, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इतने राज्य को शामिल करके उस समय एक बंगाल सूबा होता था। और चूंकि वो गंगा का दोआब क्षेत्र था, ब्रह्मपुत्र की का भी वो क्षेत्र था और इस वजह से काफी यह उपजाऊ क्षेत्र था और भारत के धनी राज्यों में इसकी गिनती होती थी। हम लोग देखते हैं कि बंगाल में अंग्रेजों का प्रवेश कैसे होता है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। अंग्रेजी कंपनी कैसे बंगाल में अपना पांव जमाती है। सबसे पहले 1633 ईस्वी में महानदी, उड़ीसा के महानदी के मुहाने पर एक जगह है बालासोर और हरिहरपुर। कंपनी यहां पर अपना व्यापारिक कोठी बनाती है 1633 में। अगर प्रश्न उठता है कि बंगाल में ब्रिटिश कंपनी का प्रवेश कब होता है, तो वो प्रवेश 1633 ईस्वी में वर्तमान उड़ीसा का जगह है महानदी के तट पर बालासोर और हरिहरपुर, इस जगह पर कंपनी का प्रवेश होता है। और फिर यहाँ एक जगह है कलकत्ता अब है, उस समय नहीं था। 1651 में हुगली नामक जगह पर भी इसका प्रवेश होता है और एक अंग्रेज कंपनी के अधिकारी थे ब्रिजमैन, उस समय एक अधिकारी थे ब्रिजमैन, उन्होंने कंपनी को हुगली में स्थापित किया। हुगली में इससे पहले भी हम जानते हैं पुर्तगाली कंपनी भी स्थापित थी। इस तरह से यहाँ से इसका व्यापार शुरू होता है और इस समय हुगली ही नहीं, यहाँ पटना में भी इसी समय में कंपनी का व्यापार शुरू होता है। और बंगाल में ही एक जगह है चिनसूरा में, मतलब कि एक साथ 1651 के समय में हुगली, चिनसूरा और पटना, इस सब क्षेत्रों में कंपनी का व्यापार शुरू होता है। और इस समय कंपनी यहाँ पर सूती वस्त्र, सोरा, चीनी इत्यादि का व्यापार करती है। यहाँ से कंपनी का व्यापार शुरू होता है। अब इस क्षेत्र पर हम लोग नजर डालते हैं 1600 यही देखते हैं बंगाल में
1698 ईस्वी में वहां के सूबेदार थे अजीम उस शान। 1698 में अजीम उस शान, इन्होंने कंपनी को एक जमींदारी टाइप की दे दी, सूतानाती, गोविंदपुर और कालीघाट। कंपनी को मिल जाता है ये 3 गांव या 3 जमींदारी गांव भी हम लोग कह सकते हैं, सूतानाती, गोविंदपुर और कालीघाट, जो कि बंगाल के नवाब अजीम उस शान कंपनी को देते हैं 1200 रुपए में। इसके लिए वो कंपनी से 1200 रुपए लेते हैं। और यहीं पर एक अंग्रेज व्यक्ति थे जॉब चार्नाक। जॉब चार्नाक ने इन तीनों गांवों को मिलाकर कलकत्ता की स्थापना की। कलकत्ता, इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। 1698 में सूतानाती, गोविंदपुर, कालीघाट को मिलाकर जॉब चार्नाक ने कलकत्ता की स्थापना की और यहाँ पर एक किला बनाया उन्होंने, फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम किला बनाया और इस किला का रेजिडेंट जो है वो चार्ल्स आयर को, प्रथम रेजिडेंस चार्ल्स आयर बने। इस फैक्ट को याद रखने की आवश्यकता है कि जॉब चार्नाक ने कलकत्ता नगर की स्थापना की और वहां पर फोर्ट विलियम किला बनाया और चार्ल्स आयर वहां के प्रथम रेजिडेंस बने। अब एक और बात है कि इस किले का नाम फोर्ट विलियम क्यों रखा गया, क्योंकि यहाँ जो किला मद्रास में बना था उसको आपने देखा था कि इसका नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा था। इसकी एक कहानी है, इसके लिए हमको ब्रिटेन चलना होगा। हुआ यूं कि 1688 ईस्वी में ब्रिटेन में एक क्रांति होती है, रक्तहीन क्रांति, या उसको हम लोग गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से भी जानते हैं। गौरवपूर्ण क्रांति, या इसी को हम लोग रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं। इस क्रांति में ब्रिटेन की गद्दी से जेम्स द्वितीय को हटा दिया जाता है या मार दिया जाता है। इसके बाद विलियम तृतीय, जेम्स द्वितीय के स्थान पर विलियम तृतीय ब्रिटेन की गद्दी पर बैठते हैं और वहां पर जो लोकतांत्रिक गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, इस क्रांति के फलस्वरूप वहां पर संसद की सर्वोच्चता को स्थापित किया गया। संसद की सर्वोच्चता, और जब संसद की सर्वोच्चता हो गई तो राजा का अधिकार नाम मात्र का हो गया। और उस अधिकार के बाद जब वहां के व्यापारियों ने देखा कि भाई बहुत सारे यहाँ पैसे वाले हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, और इन सभी कंपनियों के रहते हुए एकमात्र कंपनी जो कि गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया कंपनी थी, मात्र एक कंपनी ही इस पूरे पूर्वी व्यापार को, जो कि भारत का और इंडोनेशिया, जकार्ता, सुमात्रा ये सब से होता था, इन सभी व्यापार पर एक कंपनी ही क्यों जाएगी, क्योंकि ये लोकतांत्रिक अधिकार था कि जब हम उसके योग्य हैं तो हम ही व्यापार करेंगे। तो वहां की एक पार्टी थी व्हिग पार्टी ने इस कंपनी का एक अधिकार समाप्त कर दिया और उसके बाद यहाँ पर और दूसरी ब्रिटेन की और दूसरी कंपनियों के लिए भी भारत के व्यापार का मार्ग खोल दिया। और तब यहाँ दूसरी कंपनियां भी व्यापार करने के लिए आने लगी। तो जब इस कंपनी ने, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा कि अब यहाँ पर बहुत सारी कंपनियां आने लगी, तो इन लोगों ने अपने राजा को खुश करने के लिए इस किले का नाम, कलकत्ता में जो किला बनाया था, इसका नाम था फोर्ट विलियम रखा।
फोर्ट विलियम। इसको खुश करने के लिए कि जब राजा खुश रहेंगे तो यहाँ इन कंपनियों का आना बंद हो जाएगा। विलियम तृतीय ने एक और काम किया, अपने दूत मंडल भारत भेजे, भारत में व्यापार करने के लिए और ब्रिटिश कंपनी के प्रसार के लिए। इससे पहले भी दूत आए थे, हम लोगों ने देखा है जेम्स प्रथम ने 2 दूत भेजे थे। पहला कैप्टन हॉकिंस और दूसरा दूत इन्होंने 1608 में कैप्टन हॉकिंस को भेजा था, और दूसरा दूत इन्होंने भेजा था सर टॉमस रो। इसको इन्होंने 1615 ईस्वी में, दोनों दूत जहांगीर के दरबार में आए थे। जहांगीर के दरबार में व्यापारिक आदेश या व्यापारिक फरमान प्राप्त करने के लिए आए थे। इसी तरह से विलियम तृतीय ने भी अपने 2 दूत यहाँ भेजे हैं। उन दोनों दूतों के बारे में हम लोग जानेंगे, उसका भारत के व्यापार पर और बंगाल के व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक थे 1698 ईस्वी में जॉन नारिस। इसको विलियम तृतीय ने भेजा था। विलियम तृतीय ने औरंगजेब के दरबार में जॉन नारिस को भेजा था, और वहां से ये कुछ व्यापारिक अधिकार प्राप्त किए औरंगजेब से। उसके बाद 1715 ईस्वी में ये कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण हुए, जॉन सरमन। ये औरंगजेब के दिल्ली स्थित जहानाबाद के दरबार में आए थे। जॉन नारिस जो है 1698 ईस्वी में औरंगजेब के दिल्ली स्थित जहानाबाद के दरबार में आए थे। 1715 में जॉन सरमन आए। हम जानते हैं कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, और इसके बाद 1715 में जब आए तो दिल्ली में फर्रुखसियर का शासन था, और इसके समय में ये आते हैं, जॉन सरमन आते हैं यहाँ कलकत्ता में। पहले आते हैं ये कलकत्ता में, और इनके साथ एक द्विभाषीय आए थे, इनका नाम था ख्वाजा मसूद। जॉन सरमन के साथ एक द्विभाषीय आए थे, ख्वाजा मसूद। ये ट्रांसलेटर का काम करते थे, और अंग्रेजों की भाषा मुगलों को समझाते थे, और मुगलों की भाषा अंग्रेजों को समझाते थे। और इनके साथ एक और डॉक्टर आए थे, जॉन हैमिल्टन। 1715 में जो दूत मंडल आया जॉन सरमन के नेतृत्व में, उनके साथ एक ख्वाजा मसूद आए थे। ये मुख्य बात है, इसको याद रखेंगे। और इनके साथ एक चिकित्सक आए थे, जॉन हैमिल्टन। ये यहाँ से जाते हैं फर्रुखसियर के दरबार में 1717 में। यहाँ पर ये जो डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, ये फर्रुखसियर की किसी बीमारी को ठीक करते हैं। इससे खुश होकर के फर्रुखसियर ने कंपनी को व्यापार करने का व्यापक अधिकार प्रदान किया, जिसको कि 1717 के फरमान के नाम से हम लोग जानते हैं। 1717 का फरमान क्या था उसको हम लोग देखते हैं, क्योंकि इससे इस क्षेत्र में कंपनी को पूरा प्रसार मिला, और फिर कंपनी पूरे भारत में धीरे धीरे कैसे फैलती जाती है, और यह अधिकार पत्र कैसे उसको फायदा पहुंचाता है, इसको हम लोग देखेंगे। 1717 फरमान, ये इस फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा गया है। कंपनी का मैग्ना कार्टा, क्योंकि इससे कंपनी को बहुत अधिकार प्राप्त हुए थे। इससे सबसे पहला अधिकार था कि 3000 रुपए में इस बंगाल में मुक्त व्यापार का अधिकार, मुक्त
व्यापार। अब उनको किसी प्रकार की कोई चुंगी देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस 3000 रुपये में सबसे पहले ब्रिटिश कंपनी को मुक्त व्यापार का अधिकार मिल गया। उसके बाद ये सूरत के क्षेत्र वाला जो व्यापार था, इस क्षेत्र के लिए 10,000 रुपया वार्षिक, ये भी वार्षिक था, ये 3000 रुपया भी वार्षिक था और सूरत के क्षेत्र के लिए 10,000 रुपया वार्षिक में सूरत में मुक्त व्यापार की आदेश दी गई, फरमान दिया गया। यह एक सुनहरा फरमान था और इसको कंपनी का मैग्ना कार्टा, महान अधिकार कहा गया है। और यहाँ जो बंबई में जो सिक्का कंपनी का ढाला जाता था, बंबई के सिक्के को पूरे मुगल राज्य में प्रधानता दी गई, इसको चलाने का अधिकार दिया गया। बंबई के सिक्के का प्रचलन पूरे के पूरे मुगल साम्राज्य में हो गया। इस तरह से यह जो अधिकार पत्र था, यह काफी कंपनी के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ और इस अधिकार पत्र से ये कंपनी अपना पांव इस पूरे क्षेत्र में पसार चुकी थी। और हमने देखा भी है कि किस तरह से यहाँ से कंपनी ने डचों को पहले हटाया, उसके बाद जो इस क्षेत्र में यहाँ सूरत में जो पुर्तगाली थे, 1613 में ही उनको उन्होंने पराजित किया और यहाँ जो डचों का व्यापार था उसको भी उन्होंने अपने कब्जे में लिया। बंबई इनको दहेज के रूप में मिल ही गया था। तो इस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना पैर इस 1717 के फरमान के द्वारा व्यापक रूप से पसारती है और आगे पूरे भारत पर कैसे कब्जा करती है ये भी हम लोग देखेंगे। लेकिन इसके बाद अभी हम लोग को पढ़ना है डेनिश और फ्रांसीसी। तो आगे के अब क्लास में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्लास के तहत अब हम लोग एक और क्लास पढ़ेंगे, उसमें डेनिश और फ्रांसीसी के बारे में पढ़ेंगे और उसमें फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य जो टकराव होता है इस चीज को भी देखेंगे। ये चीज हमारे आगे के क्लास में आएगा।